इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, सेमेस्टर 1, LLB 4 इयर्स के इजी नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी व्हाट्सएप से बाय करें। चैप्टर 2 फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर 2 सिखाया जाएगा कि फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट? दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथ्स। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये मैथ्स की एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि मैथ्स पूरी की पूरी इन्हीं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। यानी कि इस बिल्डिंग के अंदर एक हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे नंबर्स मौजूद हैं, एक हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे होंगे नंबर्स के ऊपर, कुछ जगहों पे फ्रैक्शंस मौजूद हैं, कुछ जगहों पे परसेंटेज होगी, कुछ हिस्से में जो है रेशो निकाली जाएगी और कुछ जगहों पे प्रोपोर्शन। तो इस तरह से डिफरेंट ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है मैथ्स की। तो ये सारा कुछ ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आएगा। दे हेल्प अस थिंक लॉजिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड डाटा। इन तमाम चीज़ों की मदद से हम लॉजिकली सोच सकते हैं, अपने तमाम प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है, लॉजिकली हम कैसे सोच सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास 3 किताबें हैं। अब हमें कैसे पता ये 3 है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 1 1 1 इन सबको प्लस किया एक दूसरे के साथ, तो ये 3 अमाउंट बन रही हैं बुक्स की। तो ये जो हमने कैलकुलेशन अभी की 3 बुक्स की, यही चीज़ भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आता है कि हम गिनती कर सकते हैं, हमारे मसले सॉल्व हो सकते हैं इसकी मदद से, और इन चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ और कामों में भी इस्तेमाल करते हैं। अ लॉयर माइट यूज़ परसेंटेज टू स्टडी crime, statistics or ratios to compare cases from different years। एक वकील किसी भी क्राइम की स्टैटिस्टिक्स को परसेंटेज की मदद से समझ सकता है। स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि इस तरह से एक चार्ट बना हुआ आता है, इससे पता चलता है कि पिछले साल कितना क्राइम हुआ, इससे अगले साल क्या क्राइम बढ़ गया है। अगर क्राइम बढ़ गया है तो चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, अगर उससे अगले साल क्राइम कम हुआ है पाकिस्तान में तो चार्ट नीचे जाएगा। तो इस तरह से क्राइम स्टैटिस्टिक्स को ये सीख सकता है और साथ में रेशो निकाल सकता है। रेशो में क्या मतलब है रेशो का, कि 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करने को रेशो कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी वकील को किसी केस को कंपेयर करना है तो वो दोनों केसेस को रेशो की मदद से कंपेयर भी कर सकता है। वेयर आर दीज कॉन्सेप्ट यूज्ड, कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये हम कहाँ कहाँ अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लॉजिकल थिंकिंग, कि किसी भी इंसान ने कोई मसला अगर हल करना है, कोई भी प्रॉब्लम हल करनी है तो वो मैथ्स को ही यूज़ करता है। स्टेप बाय स्टेप बिल्ड स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग, कि लोग इस कॉन्सेप्ट को अपनी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर किसी इंसान को एक नया मोबाइल ख़रीदना है तो वो क्या करेगा, उस मोबाइल की क्वालिटीज़ देखेगा कि क्या ये मोबाइल वाकई में अच्छा है, फिर वो इस मोबाइल की कीमत दूसरे मोबाइलों के साथ मैच करेगा। जैसे कि आईफोन को सैमसंग के साथ मैच किया जाएगा और देखा जाएगा इनमें से कौन सा बेहतर है। तो ये चीज़ आती है लॉजिकल थिंकिंग में। फिर आता है डेली लाइफ, जैसे कि कोई इंसान अपने घर का बजट या फिर शॉपिंग के लिए जाता है या खाना पकाता है या बिल को स्प्लिट करता है, इन तमाम चीज़ों में हम मैथ्स ही यूज़ करते हैं। जैसे कि घर का बजट कितना है, कितनी सैलरी आ रही है, क्या उस सैलरी से बिजली की बिल और सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, तो हम सारे पैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि बिजली के बिल इतने हैं, यानी कि बिजली का बिल अगर 10,000 है, सैलरी एक बंदे की 80,000 है, तो उसमें से बिजली की बिल के 10,000 माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से लोग बजट भी इसी की मदद से सॉल्व करते हैं। अगर कोई इंसान शॉपिंग पे जा रहा है तो वो ये देखेगा कि मेरे पास जेब में सिर्फ 80,000 पड़े हैं और मैंने 80,000 के अंदर रह के ही शॉपिंग करनी है, इससे ज़्यादा का खर्चा होगा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगा। अगर कोई लड़की या लड़का खाना पकाता है तो ज़ाहिर खाना पकाते हुए वो ये देखेगा कि चावलों में कितना पानी डालना है, नाप के डाला जाता है, ये चीज़ भी इसमें शामिल है। उसके अलावा किस बंदे ने कौन सा बिल की अमाउंट देनी है तो वो चीज़ भी डिवाइड होती है। जैसे कि बाहर वाले मुल्कों में इस तरह होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं,
आधे बिल हस्बैंड देता है और आधे बिल वाइफ देती है, इसकी मदद से डिवाइड हो जाते हैं पैसे। तो कौन सा इंसान कितने पैसे देगा, ये चीज़ भी इसी की मदद से सॉल्व होती है। स्कूल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स, लॉ, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर कौन से स्टूडेंट्स लॉ पढ़ेंगे तो लॉ वाले उनको कौन से सब्जेक्ट्स देने चाहिए, तो ये चीज़ इस तरह से डिवाइड होती है। कंप्यूटर वाले बच्चे कौन से हैं, वो कौन सी सब्जेक्ट उनके लिए ज़रूरी हैं, यूनिवर्सिटी को उनके लिए कौन से सब्जेक्ट ज़रूरी लगते हैं, उस तरह से सब्जेक्ट्स भी डिवाइड किए जाते हैं। तो ये सारा भी इसके अंदर चीज़ होती है। फिर आता है मनी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, सूद लेते हैं, तो सूद की कितनी अमाउंट किस पे लगाई जाएगी, ये चीज़ भी इसके अंदर डिसाइड की जाती है। लोन्स की बात करें तो जो लोग पैसे कर्ज़ लेते हैं तो कितना कर्ज़ उसने लिया है, कितने उसने वापस करने हैं, हर चीज़ का हिसाब रखना, और कितने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ये सारा कुछ जो है इसी के अंदर होता है। रीडिंग डेटा, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स एंड रिपोर्ट्स, कि ग्राफ्स जब हम देखते हैं कि पिछले साल हमें हमारे जो प्रॉफिट था वो कितना हुआ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ, ग्राफ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब एक डब्बा मैं यूँ बना रही हूँ, एक डब्बा इस तरह, फिर एक डब्बा यूँ, फिर एक डब्बा यूँ, फिर एक डब्बा यूँ। अब पिछले साल अर्निंग प्रोडक्ट सेलिंग से बड़ी कम हुई, फिर उसके बाद ये पहाड़ देखें, पहाड़ ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब है अर्निंग ज़्यादा हुई, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिका। लेकिन फिर इस साल ये जो रेड डब्बा है इसमें सबसे कम अर्निंग हुई, फिर इस साल में और कम हुई, फिर उससे अगले साल में इनकम बढ़ गई। तो इस तरह से ग्राफ हमें ये बताता है कि पूरे साल में कितनी सेल्स हुई, कितना सामान लोगों ने ख़रीदा, सही है। तो ये सब चीज़ें भी इसी के अंदर ही होती हैं। फिर आगे आता है साइंस एंड टेक, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट यूज़ फार्मूला कंसिस्टेंटली। जो लोग साइंटिस्ट बनते हैं, जो लोग इंजीनियर्स हैं, ये सारे वो लोग होते हैं जिनको क्वांटिटेटिव रीजनिंग की इस टॉपिक की ज़रूरत रहती है हर वक्त, ठीक है। फिर आता है वर्क स्किल्स, एनालाइजिंग सेल्स एंड फोरकास्टिंग ग्रोथ। ये वही बात है ना कि ग्राफ की मदद से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी सेल्स कब और किस वक्त हुई, कितने लोगों ने आके सामान ख़रीदा, कितने हमें पैसे मिले। तो ये सारा जो है इसमें होता है कि सामान वगैरह को कोई बिकता है और ये सब ना। फिर आ गया था लीगल रिसर्च, कि जो लोग, अब जैसे कि मैं लॉयर हूँ, आप लोग लॉयर्स हैं, और हम लोगों के लिए ये होता है ना कि पिछले साल हमारे केस से हमें कितना फ़ायदा मिला, किन केसेस में हम नाकाम हुए, क्यों हम नाकाम हो रहे हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा ना कि हर वकील हर दफ़ा जीतता नहीं है, कोई ना कोई केस ऐसा ज़रूर होता है जो किसी वकील का नाकाम हो जाता है, वो उसमें फ़ेल हो जाता है और अपोजिट लॉयर जीत जाता है। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि पिछले साल कौन से केसेस हमने डील किए, क्या हमने गलतियाँ वहाँ पे की थी जिससे हमें लॉस हुआ, ये चीज़ भी देखी जाती है। फिर आगे आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं वो आसानी से हल हो सकती हैं इसकी मदद से। बेटर डिसीजन, लोग बजट्स अच्छे से मतलब हैंडल कर लेते हैं। कि अब जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ कोई अगर जॉब कर रहा है पर्सन मेरे अंडर, तो मैं कितना पैसा कमाऊँ कि उसमें से आधा हिस्सा मेरे वर्कर्स को जा सके। तो ये अगर मैं लॉजिकल वे में सोचूंगी नहीं ना, मैथ्स की तरह अगर मैं सोचूंगी नहीं जैसे यहाँ पे बातें लिखी हैं, तो फिर सारा मसला बन जाएगा ना। मैं फिर उतना कमा नहीं सकूँगी, अगर मैं कमाऊँगी बड़ा कम कमाऊँगी, उसमें उस लड़के का या लड़की की इनकम नहीं आ पाएगी जो मेरे अंडर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बात इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग जॉब पे रखते हैं किसी को, तो उनको चाहिए कि आप इतना पैसा ज़रूर कमाओ कि उसमें से आधा हिस्सा आप उस बंदे को दे सको जितनी उस बंदे की टोटल अमाउंट है। अब जैसे कि मेरे अंडर कोई बंदा 10,000 20,000 में काम कर रहा है, तो फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा कमाना पड़ेगा ताकि उसमें से मैं उसको पैसे दे सकूँ, सही है। अच्छा, तो ये बात मैंने पैसे देने की क्यों की, ताकि मैं अच्छा डिसीजन ले सकूँ, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी को जॉब पे रखते हैं और खुद उतने अमाउंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस पर्सन को पैसे देने के लिए ना, तो फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे पर्सन्स को रखना है जॉब पे जिनको हम पैसे दे सकें और हम भी उतना कमा सकें कि उनको दे सकें पैसे। कोई भी मिसमैनेज बगैर तरतीब की किसी को जॉब पे नहीं रखना चाहिए, बगैर तरतीब की कोई काम नहीं करना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई भी टाइम पे अगर आप स्टार्ट करोगे तो पेपरों से पहले ख़त्म हो जाएगी पढ़ाई। तो ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ, ताकि आप डिसीजन सही से ले सको। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा जो हमें इंसानों को सिखाता है कि हमारे पास पेपर्स में कितने दिन रह गए हैं, हमें कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है, यानी कि हमें सोचने पे मजबूर करता है ये मैथ्स का सब्जेक्ट, ठीक है। इसी की मदद से फिर हम सही डिसीजन ज़िंदगी के ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है वाई मैथ्स मैटर फॉर लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव थिंकिंग, कि हमारे लिए मैथ्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से लोग लॉजिकली एंड क्वांटिटेटिव वे में लोग सोचते हैं। तो उसके कुछ रीज़न्स एंड वजूहात आपने बताने हैं।
पहला रीज़न ये है बिल्ड स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग, कि जो लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैथ्स का, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव वाला, तो उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, उनकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो जाती है। यानी कि मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, अगर मैंने मैथ्स का सब्जेक्ट सही से ना पढ़ा होता तो मेरा जो दिमाग है वो सही से चीज़ों को नाप ना सकता, ठीक है, ये नहीं अंदाज़ा लगा पाता अभी मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं आसान एग्जांपल देती हूँ कि एक लड़की अगर खाना पका रही है, कुकिंग कर रही है, अगर वो रोज़ कुकिंग ना करे, उसको पता ही नहीं होगा बिरयानी में कितना पानी डलता है, कितने चावलों में कितना पानी डलता है, क्या करना होता है, मसाले कितने डालने हैं, लेकिन अगर वो डेली कुकिंग कर रही है तो उसका दिमाग वर्किंग पे आ जाता है, डेली वो कैलकुलेशन आसानी से कर सकती है। सेम फॉर द मैन। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आराम से मैथ्स की मदद से चीज़ें सीख सकते हैं। इसके बाद आता है शार्पन्स एनालिसिस स्किल। एनालिसिस स्किल का मतलब ये है कि मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल ये देखती हूँ कि अगर आपने कोई हिस्ट्री जाननी है जो कि आज से कोई 20 साल पहले हुई थी, 20 ईयर्स पहले अगर कुछ हुआ था वाक़या, तो आप उस हिस्ट्री को जानने के लिए क्या करोगे, गूगल पे हर चीज़ सर्च करोगे उसके बारे में। उसके अलावा उस 20 सालों के अंदर जो लोग उस दौर में मौजूद थे, उन लोगों के साथ आप कांटेक्ट करके बातें करोगे और उस दौर के बारे में जानने की कोशिश करोगे कि उस दौर की जो हिस्ट्री है वो क्या थी। ये सारा कुछ एनालिटिकल थिंकिंग में आता है कि आप एक चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा डीप रिसर्चेस करते हो ताकि आपको सच पता चल जाए कि उस ज़माने में आखिर में हुआ क्या था। तो जब आप मैथ्स का ये सब्जेक्ट पढ़ते हो, लॉजिक एंड क्वांटिटेटिव वाला, तो आपकी ये वाली जो स्किल है डीप सर्चेस वाली, ये बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ आती है इनकरेजेस एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपके काम में कोई मिस्टेक नहीं होती, काम करेक्ट हो जाता है। प्रेसिशन का मतलब ये है कि हर चीज़ टू द पॉइंट आपको मिल जाती है, यानी कि कोई इतनी लंबी चीज़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से थोड़ी सी कैलकुलेशन से भी आप अंदाज़ा लगा लेते हो। जैसे कि एक पर्सन, एक फ़ीमेल है, अगर वो कुकिंग डेली कर रही है तो उसको आदत हो जाती है कि उसको पता चल जाता है कि अभी मैं बिरयानी के 2 गिलास अगर बना रही हूँ तो उस पर कितने लोगों को वो चावल पूरे पड़ेंगे। वैसे ही अगर मर्दों की बात करें तो वो भी उसी हिसाब से डेली की कैलकुलेशंस इस तरह से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी हो जाता है काम उनका इन कैलकुलेशंस की मदद से। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है टीचर्स स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाती है। हेल्प्स इन रीडिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स, तो जैसे मैंने बताया ग्राफ्स एंड चार्ट्स रीड करने में भी आसानी पैदा होती है। जैसे कि जो लोग अगर मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग वाले सब्जेक्ट्स अगर नहीं पढ़ते तो वो ग्राफ समझ ही नहीं पाते। जैसे मैंने भी बताया एक चार्ट है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ, नीचे है इसका मतलब है कि आपको पैसों का लॉस हुआ है, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस तरह से अगर ग्राफ अगर आपको देखने आते हैं, इसका मतलब है कि आपको लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब पता है। फिर आगे आता है स्पोर्ट्स फैक्ट बेस्ड डिसीजन। फैक्ट को कहते हैं उर्दू में हकीकत, ठीक है। हकीकत का मतलब ये है कि जो हकीकत में बात हुई है उसको इंग्लिश में फैक्ट्स कहेंगे। तो जो फैक्ट्स हैं उसको देखते हुए कोई डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है, यानी कि कोई हकीकत है उसको देखते हुए डिसीजन लेना, फैसला लेना बड़ा आसान हो जाता है एक इंसान के लिए, ठीक है। कीप्स थिंकिंग ऑब्जेक्टिव एंड नॉट बाइस्ड, कि हर चीज़ तरतीब के साथ फ़ैसला लिया जाता है, हम किसी की साइड नहीं लेते। यानी कि जो इंसान क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ता है, ख़ासतौर पे ये वाला चैप्टर जिसमें मैथ्स सिखाई जाती है, तो वो इंसान मैथ्स के अकॉर्डिंग फ़ैसले लेता है, ना कि किसी के कहने पे फ़ैसला ले। बाइस को कहते हैं किसी के कहने पे वही डिसीजन लेना, ठीक है, ये गलत चीज़ होती है। इसीलिए जिन लोगों के अंदर लॉजिकल या फिर क्वांटिटेटिव थिंकिंग वाला माइंड होता है ना, जिन लोगों का, वो अपने खुद की काबिलियत से चीज़ें सोच समझ के फ़ैसला खुद ले सकते हैं, ना कि किसी के कहने पे फ़ैसला लें। फिर आता है कनेक्ट टू द अदर सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स एंड साइंस। ये जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मैथ्स वाला, ये इकोनॉमिक्स एंड साइंस को भी जोड़ के रखता है। यानी कि जो लोग इकोनॉमिक्स, पैसों के मामला डील करते हैं कि पिछला साल कितना प्रॉफिट हुआ और अब कितना होगा, वो लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं अगर उनको मैथ्स आती हो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आती हो। और जो लोग साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, उनको भी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को हल करने के लिए। स्ट्रेंथन्स फोकस ऑन द मेंटल डिसिप्लिन। फोकस बड़ा अच्छा हो जाता है उन लोगों का जो इस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसे लोग जो डेली बेसिस पे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। वाई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट, यानी कि जितना भी मैथ्स है, ये हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहते हैं तमाम मैथ्स की चीज़ों को, ये हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। उसका रीज़न ये है कि देयर द बेस फॉर ऑल लेटर मैथ्स, के ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली बेसिकली मैथ्स की बात करें कि फंडामेंटल
कॉन्सेप्ट्स के अंदर सारा मैथ्स शामिल है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके अंदर एडिशन भी मौजूद है, अलजेब्रा भी मौजूद है। हमें अपनी रियल लाइफ में डेली एडिशन करनी पड़ती है। एडिशन को कहते हैं प्लस करना, प्लस करने को इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम डेली ज़िंदगी में कोई खाने का सामान प्लस करके बता रहे होते हैं कि 2 गिलास जो है पानी डाल लो चावलों में, या फिर 2 मोबाइल फ़ोन ख़रीद लो, 2 गाड़ियाँ ख़रीद लो, यानी कि 2 3 4 5 इस तरह से जो कैलकुलेशंस हम करके बता रहे होते हैं हमारी आम ज़िंदगी में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में, जैसे कि एडिशन और बाकी की चीज़ें। इसकी मदद से लोग बहुत लॉजिकली सोच सकते हैं, यानी कि उनका जहन बहुत चीज़ों को समझ सकता है आसानी से जब उनको ये सब आता हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग आसानी से हो जाती है। डेली की कैलकुलेशन हम ज़ाहिर कर रहे होते हैं, जैसे कि कितनी देर में हम, जैसे कि मैं आपको आसान एग्जांपल बताती हूँ ना, एक ये रोड इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब उसी सेम दुकान में आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी? 10 मिनट लगेगी, ठीक है, 10 मिनट लगेंगे। अब वही दुकान है लेकिन रोड ऐसी है। अब इस रोड की शेप की वजह से आपको उसी दुकान में पहुंचने में क्या होगा? 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाओगे कि क्या मुझे इस सड़क से जाना चाहिए या इससे आप कहोगे मुझे छोटी सड़क से जाना चाहिए ताकि मैं जल्दी पहुंच सकूं। तो यही चीज़ है, चाहे आप खाने में नाप रहे हो या फिर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, टाइम नाप रहे हो, या कोई भी चीज़ कैलकुलेशन कर रहे हो जो हमारी आम जिंदगी में रोज़ होती है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया कि हम जो आम डेली लाइफ में कैलकुलेशंस करते हैं, या अगर कहीं पे कपड़े लगे हुए बड़े सस्ते मिले, डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो आप देखते हो कितना डिस्काउंट मिले, 50% है, कितना है, तो ये सब भी इसमें शामिल होता है। साइंस और इंजीनियर्स इस सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। इसकी मदद से एक्यूरेसी यानी कि सही जवाब हमें मिल जाता है, ठीक है। यूज़फुल फॉर डेली टास्क, के जो लोग डेली टास्क करते हैं जैसे कि बिल दे देना, खाना पकाना, कोई लोन वगैरह किसी से लेना, तो ये सब भी डेली टास्क हैं जो ज़िंदगी के, तो ये भी इसकी मदद से आसानी से हल हो जाते हैं। हेल्प योर रीड एंड अंडरस्टैंड डेटा, हम डेटे को आसानी से रीड और समझ सकते हैं इसकी मदद से। डेटे का मतलब ये कि अगर कोई ग्राफ लिखा है तो उस पर इस तरह से अमाउंट लिखी है कि पिछले साल कम प्रॉफिट हुआ, फिर उससे पिछले साल और कम हो गया क्योंकि ग्राफ नीचे को जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर आ गया ग्राफ, इसका मतलब है कि इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद ग्राफ लगातार बढ़ा है, इसका मतलब है लगातार पैसे बढ़ गए थे इन सालों में। तो इस तरह से कोई ग्राफ है उसको रीड करना समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है जब वो इस तरह का सब्जेक्ट सीखते हैं लोग। फिर आगे आता है हेल्प्स यू रीड एंड अंडरस्टैंड डेटा, ये वही पढ़ लिया। गया था नीडेड फॉर मैनी करियर्स, कि ये बहुत से करियर में मदद करता है, जैसे कि जो लोग लॉयर्स हैं, जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में हैं, या जो लोग रिसर्चेस करते हैं जैसे कि साइंसदान हो गए या इंजीनियर्स हो गए, ये सारे लोगों के लिए हेल्पफुल चीज़ है। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं भी, बल्कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो खाना पकाते हैं या जो कोई भी कैलकुलेशन का काम करते हैं, वो भी ये सब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। बेशक वो पढ़े लिखे ना भी हो, बट आप किसी कुक से पूछो, बेशक वो अनपढ़ है, लेकिन वो कुक भी बहुत महारत से हर चीज़ नाप के डालेगा खाने में, जिसकी वजह से खाने का जो जायका है वो बड़ा शानदार हमें मिलेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे अप्लाई होता है। फिर आ गया था इनकरेजेस रैशनल थिंकिंग नॉट गैस वर्क। रैशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि एक बंदा हर चीज़ नाप के ही जवाब दे पाएगा सही से, जिससे ज़िंदगी आसान होती है। कि जैसे कि मैंने बताया कि कितनी देर में हम इस सड़क से जाएंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे। खाने में अगर पानी ज़्यादा डल गया तो खाने का जायका ख़राब हो सकता है, ठीक है। और कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती खाने को गलाने के लिए। लड़कियां तो ये बात अच्छे से समझ रही होंगी कि खाना अगर गलाना है, कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि मैं अगर बड़े गोश्त की बात करूँ तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है मुर्गी के कंपेयरिंग, तो फिर कितना पानी डालना है, कितनी देर के लिए चूल्हे पर रखना है, ये सारा कुछ भी होता है इसमें शामिल, ठीक है। तो हमें अंदाज़ा तभी लगता है जब हम इस तरह की डेली की कैलकुलेशंस अपनी आम ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, तो हमारी थिंकिंग रैशनल हो जाती है। हमें अंदाज़ा हो जाता है अच्छा ये खाना है तो इसको इतनी देर लगेगी। हम गैस नहीं तुक्के नहीं मारते, यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से ही हो रहा होता है। जैसे कि अगर ये बड़ा गोश्त है तो इसको इतनी देर लगेगी, ये मुर्गी है तो ये इतनी देर में पक जाएगा। अगर कोई मर्द है ट्रैवलिंग करता है तो उसको पता चल जाएगा मैं इस सड़क से जाऊँगा तो 10 मिनट में पहुँचूँगा, फ़लाँ सड़क से जाऊँगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये जो डेली की कैलकुलेशन है ये अंदाजे से नहीं वो लगा रहा, बल्कि अपनी आम ज़िंदगी में जो उसने हकीकत में ज़िंदगी जो जी है उसको पता चल जाएगा अच्छा मैं ये करूँगा तो इसका ये नतीजा होगा, फ़लाँ चीज़ करूँगा तो वो इतनी देर में हल होएगी। तो ये तुक्के बंदा नहीं मारता, कैलकुलेशन की मदद से ये चीज़ इंसान सीख जाता है, सही है। तो उसकी अपने आप ही उस इंसान की रैशनल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से वो ज़िंदगी जी सकता है। अब हमारा अगला जो चैप्टर है इसी के अंदर ही वो है ज्योमेट्री का चैप्टर। ज्योमेट्री के अगर आप प्रॉपर वे में
सीखना चाहते हो कि ज्योमेट्री के तमाम ग्राफ्स किस तरह से मैंने बनाए थे और किस तरह से डायग्राम्स बनाई थी, तो ज्योमेट्री की वीडियो को लेंगे यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ, ये लाजमी देख लीजिएगा। ये मैंने बड़े अच्छे से बनाई है, जिसमें मैंने हर चीज़ डिटेल से सिखाई कि ज्योमेट्री में सर्कल क्या होता है फला। यहाँ पे भी बहरहाल सिखा दूँगी, लेकिन वो वीडियो आप देख लो, उसमें बाकायदा मैं हाथों से बना के दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ज्योमेट्री की इस वीडियो में आपने बताना है कि ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट स्टडीज शेप, साइज, पोजीशन एंड स्पेस। ज्योमेट्री भी मैथ्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसकी अंदर ज्योमेट्री के सब्जेक्ट के अंदर हम शेप्स, साइज, पोजीशंस एंड स्पेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ है ट्रायंगल, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ट्रायंगल ऐसा दिखता है। तो ये ट्रायंगल की क्या है, ये शेप है ट्रायंगल की। अब ये कितने साइज़ का है, ये किस पोजीशन पे मौजूद है, तो ये सारा कुछ ज्योमेट्री में सिखाया जाता है, ठीक है। इसमें 2D से लेके हर तरह की शेप सिखाई जाती हैं, जैसे कि ट्रायंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, और सॉलिड 3D शेप्स कौन सी होती हैं, जैसे कि क्यूब और सफ़ेयर। ये सारा कुछ ज्योमेट्री के सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। ये बात जब आपने लिख दी, फिर आगे लिखें, द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक जियो, अर्थ, मेट्रॉन, मेजरमेंट। ये जो ज्योमेट्री का लफ्ज़ है, ये कहाँ से ईजाद हुआ, आपने बताना है कि ये ग्रीक लोगों ने इसको ईजाद किया था, इस लफ्ज़ को, ज्योमेट्री के लफ्ज़ को। ग्रीक लोग कहते थे ज्योमेट्री का लफ्ज़ जियो से निकला है, जियो को इंग्लिश में कहते हैं अर्थ, और मेट्रॉन से निकला है। मेट्रॉन्स का मतलब होता है मैयर करना, किसी चीज़ को नापना। तो अर्थ और मेजरमेंट को कंबाइन करें तो इसका मतलब है अर्थ में जितनी चीज़ें मौजूद है दुनिया में, उसको मैयर करना, नापना। तो उसको कंबाइन में हम कहेंगे जियोमेट्रॉन। पहले इसका नाम जियोमेट्रॉन था, बाद में फिर इसको हमने जियोमेट्री के नेम से मशहूर कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देख सकते हैं यहाँ पे आप। An architect uses geometry to plan room sizes and wall angles. जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो घर के साइजेस नापते हैं कि एक घर है उसकी दीवार का साइज़ कितना होना चाहिए कि वो खूबसूरत लगेगा, या एक घर की दीवार कितनी छोटी होनी चाहिए ताकि ऊपर वाली छत से हवा नीचे ना आए। तो इस तरह से सारी चीज़ें वो आर्किटेक्ट नापता है। आर्किटेक्ट कौन होते हैं, ये बेसिकली ये मज़दूर नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स इनको मज़दूर कहते हैं, घर बनाए, नो, ये मज़दूर नहीं होते, बल्कि घर को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जो उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनको वैसा घर मिल सके। क्योंकि जो घर में रहने वाले लोग हैं वो तो अपना मर्ज़ी का नक्शा तो बता देते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट को प्रॉपर्ली हर चीज़ नाप के बतानी पड़ती है। इस दीवार को यहाँ पे इतना ऊंचा कर दो, यहाँ से छोटी कर दो। तो इस तरह से आर्किटेक्ट वर्क करते हैं। ये खुद नहीं घर बनाते, घर मजदूर ही बनाते हैं, ये सिर्फ जो है गाइड करते हैं एक पर्सन को। तो ये होते हैं आर्किटेक्ट। तो ये ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं, किसी भी घर के या कमरे के साइज़ को बताते हैं कि एक घर है उसकी दीवार को इतना टेढ़ा कर दो, ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री कि क्यों हमारे लिए ज्योमेट्री सीखना ज़रूरी है। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड स्पेस एंड पोजीशन लाइक रीडिंग अ मैप। जैसे कि ज्योमेट्री हमारी हेल्प इस तरह से करता है ना कि अगर आप मोबाइल में मैप यूज़ करते हो या आपने कागज़ की शक्ल में अगर मैप यूज़ किया है, तो मैप से हमें अंदाज़ा हो जाता है हमारा घर फ़लाँ जगह से कितना दूर है। मिसाल के तौर पे आप किसी के घर जाना चाहते हो तो आप उसके घर की लोकेशन गूगल मैप पे चढ़ाते हो, तो वो बताता है कि आप इस वक्त यहाँ पे रह रहे हो और वो जो जगह है वो आपके घर से 20 मिनट दूर है। 20 मिनट दूर है तो इस रास्ते से जाएंगे तो 20 मिनट लगेंगे, फ़लाँ रास्ते से जाएंगे तो 30 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। तो बेसिकली वो जो गूगल मैप है वो चीज़ भी ज्योमेट्री के हिस्से में आती है कि आप नक्शे को अच्छा आसानी से नाप सकते हो। तो ये चीज़ भी ज्योमेट्री में आती है, इसलिए ज्योमेट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम नक्शा आसानी से समझ सकते हैं। फिर आता है एसेंशियल्स फॉर आर्किटेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो लोग आर्किटेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है ज्योमेट्री सीखना, क्योंकि इसकी मदद से वो लोग घर आसानी से बना सकते हैं, उसी डिज़ाइन का बना सकते हैं जैसे उनके क्लाइंट्स मांगते हैं। घर का नक्शा किस तरह का हमें घर चाहिए, इस तरह के नक्शे के हिसाब से। और जो लोग घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिनको हम कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं, वो लोग भी आसानी से एंगल्स वगैरह सीख लेते हैं ज्योमेट्री की मदद से कि कितने एंगल में कमरे का साइज़ रखना है, कितनी लंबी दीवार रखनी है, ये सारा। फिर आगे आता है यूज्ड इन आर्ट एंड डिज़ाइंस, जैसे कि जो लोग आर्ट वर्क करते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, उधर भी ये काम आता है। फिर आगे आता है पावर टेक्नोलॉजी, जैसे कि रोबोटिक्स, MRI स्कैन्स एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, जैसे कि MRI स्कैन से लेके रोबोट्स को डिज़ाइन करना, ये सारा कुछ भी इसी के अंदर शामिल है, ठीक है।
हेल्प्स विद एवरीडे टास्क, जैसे कि डेली के जो हम टास्क करते हैं उसमें भी ये बड़ी मदद करता है। ट्रेन्स योर ब्रेन टू विजुअलाइज शेप्स, हमारे दिमाग को ट्रेनिंग देता है ज्योमेट्री के सब्जेक्ट के हर चीज़ का क्या शेप है। जैसे कि हमें छोटी उम्र में सिखाया जाता है कि ट्रायंगल ऐसा दिखता है, स्क्वायर ऐसा दिखता है, सर्कल इस तरह दिखता है। अब हमें जो ये चीज़ सिखाई जाती है ज्योमेट्री के अंदर, इसकी मदद से हमारे दिमाग की ट्रेनिंग हो जाती है कि अगर दरवाज़ा हमें घर का बनाना है तो दरवाज़ा की शेप का होता है, रेक्टेंगल की शेप का होता है, रेक्टेंगल ऐसा दिखता है। दीवारें किस तरह की होती हैं, अक्सर दीवारें स्क्वायर शेप में आपको मिलेंगी, रेक्टेंगल में नहीं मिलती। बहरहाल ये सारा जो शेप्स हैं ये ज्योमेट्री में हमें सिखाई जाती हैं, ठीक है। फिर आगे आता है स्पोर्ट्स अदर मैथ्स एरिया लाइक ट्राइगोनोमेट्री एंड कैलकुलस, जो दूसरे फील्ड्स हैं जैसे कि ट्राइगोनोमेट्री और कैलकुलस, इन सब सब्जेक्ट्स में ज्योमेट्री बहुत मदद करता है उन सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए। यानी कि जो स्टूडेंट ये सब्जेक्ट अगर सीख रहे हैं तो ज्योमेट्री फिर उन स्टूडेंट को इनमें भी हेल्प करता है। बिल्ड्स लॉजिकल प्रूफ बेस्ड थिंकिंग, और जो लोग लॉजिकली सोचते हैं उनको ये हेल्प बहुत करता है। लॉजिकली मीन्स कि हर चीज़ कैलकुलेशन के हिसाब से नापने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ज्योमेट्री बहुत हेल्पफुल होता है। यूज इन नेविगेशन, जैसे कि जीपीएस, सेलिंग्स एंड फ्लाइंग्स, यानी कि नापना के भी आपकी गाड़ी कहाँ मौजूद है। जीपीएस का मतलब ये कि आपकी गाड़ी के अंदर एक जीपीएस लगा होता है जिसकी मदद से आपकी गाड़ी को कोई भी पर्सन किसी भी जगह पे लेके जा रहा है तो वो गाड़ी कहाँ कहाँ गई, किन जगहों पे रुकी, कितनी देर के लिए रुकी, ये सारा भी ज्योमेट्री के अंदर मौजूद होता है। फिर आगे आता है इनकरेजेस प्रेसिशन। प्रेसिशंस के जो इंजीनियर्स हैं, टेलर्स हैं, वो इस ज्योमेट्री की मदद से हर चीज़ का सही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ को कितने नाप में रखना है। इसीलिए ज्योमेट्री हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर हमारे पास आ जाता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पॉइंट। पॉइंट को कहते हैं एक नुक्ता। अब वो जो नुक्ता लगा हुआ है वो कितने फासले पे लगा है, कहाँ मौजूद है, इस चीज़ को सिंपल हम पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट एक सिंगल लोकेशन पे मौजूद होता है, इसका कोई साइज़ नहीं होता। मैंने क्यों कहा कि इसका साइज़ नहीं होता है, क्योंकि एक छोटा सा नुक्ता है, इसका कोई साइज़ नहीं होता कि ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो ये किसी साइज़ में नहीं होता। तो इसके साथ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अ डॉट ऑन द मैप के। एक इस तरह से एक मैप बना हुआ है, एक रास्ता यूँ जा रहा है, एक रास्ता यूँ जा रहा है, एक रास्ता यूँ जा रहा है मैप पे, यहाँ पे एक नुक्ता बना हुआ है। तो ये जो डॉट आपको दिख रहा है यही चीज़ पॉइंट होती है। लाइन, a straight path going on forever both ways, the horizon। बेसिकली लाइन क्या होती है कि इस तरह से यहाँ पे देखिए मैंने एक सीधी लाइन लगाई है। अब ये लाइन लगातार चलती ही रहेगी, यानी कि ये लाइन कहीं पे रुकती नहीं है, इसलिए इसको लाइन कहते हैं। यानी कि एक ऐसी स्ट्रेट पाथ जो चलती ही रहे। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप हॉरिजॉन की भी जाए दे सकते हैं, रोड की भी, कि एक ऐसी रोड जो चलती ही जा रही है, जो रुके ना। फिर आगे आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब कि ये ऐसी रोड है या ऐसी लाइन है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके रुक जाए, यानी कि एक जगह से स्टार्ट हो और दूसरी जगह पे जाके रुक जाए। तो लाइन सेगमेंट की बेस्ट एग्जांपल आप रूलर की दे सकते हैं कि एक रूलर भी, यानी कि स्केल या रूलर आप लोगों ने देखा ही होगा, एक जगह से स्टार्ट होता है और दूसरी जगह पे जाके रुक जाता है। तो ये एक लाइन सेगमेंट की अच्छी एग्जांपल है। फिर आगे आता है रे। रे का मतलब है कि ये एक ऐसी लाइन होती है जो एक कोने से स्टार्ट होती है लेकिन दूसरा इसका जो हिस्सा होता है वो कहीं पे रुकता नहीं है। तो ये लाइन चली ही जाती है, चली ही जाती है और चलती ही रहती है। ऐसी चीज़ को कहते हैं रे, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल देने के लिए आप फ्लैश लाइट की एग्जांपल दे सकते हैं कि आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी तो फ्लैश लाइट से खेला ही होगा। फ्लैश लाइट ऐसी दिखती है कि इस तरह से ना एक होता है तो लाइट उससे निकलती रहती है, कि एक बटन ऑन करते हैं तो उस छोटी सी चीज़ से लाइट निकलती रहती है। फ्लैश लाइट्स जैसे कि घर के अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ गूगल, ये होती हैं फ्लैश लाइट्स, ठीक है। तो रे भी इसकी बेस्ट एग्जांपल इसलिए क्योंकि ये एक कोने से रुका हुआ है लेकिन जो लाइट निकल रही है वो निकलती ही रहती है, निकलती ही रहती है और कहीं पे जाके रुकती नहीं है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है रे को डिफ़ाइन करने के लिए। तो यहाँ से आपने रे की एक अच्छी एग्जांपल देख ली। अब हम आते हैं एंगल्स पे। एंगल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ये एंगल्स होते हैं, यानी कि इस तरह से जिस भी शेप के आपको दिख रहे हैं ये सारे एंगल्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड वेयर टू एंगल्स
लाइन्स एंड रेज मीट, यानी कि आपने यहाँ पे इंग्लिश इस तरह से लिखनी है कि दो लाइनें एक जगह पे आके एक दूसरे से मीट कर रही हैं। जैसे कि एक लाइन यहाँ से यूं करके ऊपर जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ से यूं करके ऊपर जा रही है और एक जगह पे आके एक दूसरे से मिल रही हैं। इसको कहते हैं एंगल्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं अ डोर ओपनिंग, कि जो डोर ओपनिंग है वो भी एक एंगल होता है। या कोई भी एग्जांपल जो आपको इसके साथ अच्छी लग रही है आप इसके साथ दे सकते हैं। प्लेन की अगर हम बात करें, अ फ्लैट सरफेस गोइंग ऑन फॉर एवर, ठीक है। अ टेबल टॉप, प्लेन का मतलब ये है कि ये इस तरह से दिखता है यूं करके। जो आपका मेज़ नहीं होता घर का, ये बिल्कुल वैसे ही एक मेज़ होता है, इसको प्लेन कहते हैं, यूं करके दिखता है इस तरह से। ये टेबल में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये जो ऊपर इसका हिस्सा है ना ये प्लेन में आता है, ठीक है। फिर आगे आता है सॉलिड, अ 3D ऑब्जेक्ट टेकिंग अप स्पेस, अ ब्रिक। सॉलिड ऐसा दिखता है, ठीक है। आपने ईंट तो देखी ही होगी, ईंट ऐसी दिखती है, ठीक है। ये ईंट मैंने बनाने की कोशिश की, तो ईंट एक तरह का ब्रिक होता है, इंग्लिश में ईंट को ब्रिक कहते हैं, तो वो सॉलिड की बेस्ट एग्जांपल है। ईंट 3D होता है। मैंने इसको 3D क्यों कहा, मैं आपको 3D बना के दिखाती हूँ। देखिए नॉर्मल डब्बा अगर मैं बनाऊंगी तो वो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसी डब्बे को 3D में बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। देखें, ये देखें वही डब्बा है लेकिन अब ये 3D में दिख रहा है, तो ये होता है 3D ऑब्जेक्ट। तो ईंट भी इसी तरह 3D की शक्ल में आपको दिखती है। फिर आता है पॉलीगॉन, अ क्लोज्ड शेप मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। पॉलीगॉन की बेस्ट एग्जांपल देखने के लिए आप यहाँ पे मेरी ये ऊपर जो वीडियो का लिंक है लाजमी देख लीजिएगा, इसमें मैंने बहुत अच्छे से पॉलीगॉन एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास सर्कल की। सर्कल तो आप सभी जानते हैं ये होता है अ राउंड शेप, ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कि ये जो सर्कल होता है ये तमाम पॉइंट, यानी कि कोई भी चीज़ जो इसके सर्कल के कोने पे होगी, ठीक है, सर्कल के कोने पे कुछ भी होगा, डिस्टेंस जो है उस पॉइंट का उस सर्कल के कोने से लेके उसके सेंटर तक बराबर ही होगा सारे हिस्सों में। इसका मतलब ये है कि जितने भी कोने हैं इस तरह से, वो सारे के सारे इस दरमियान वाले हिस्से से ये सारे के सारे बराबर ही होंगे। यानी कि जितना डिस्टेंस इस कोने का इसके साथ है ना, उतना ही डिस्टेंस इस दूसरे कोनों का भी है, ठीक है। तो ये सर्कल के अंदर आपने लाइन लिखनी है कि सर्कल जो है गोल शक्ल का होता है और इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लगाए जाए वो तमाम पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस के होते हैं सेंटर पॉइंट से, ठीक है। इस पर आप कॉइन के एग्जांपल दे सकते हैं कि कॉइन भी इस तरह से गोल होता है। फिर आता है पैरामीटर एंड एरिया। तो पैरामीटर एंड एरिया की जगह आप इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं टॉपिक्स का एक लिंक लगा रही हूँ, उसमें पैरामीटर एंड एरिया को मैंने एक्सप्लेन भी किया, साथ में उसके फार्मूलाज भी डाले हुए हैं ताकि आप उसको सीख लें, सही है। एरिया मतलब कि अब ये जैसे कि ये मैंने सर्कल एक बनाया, एक स्क्वायर बनाया, ये जो स्क्वायर के अंदर का जितना हिस्सा है ये एरिया में शामिल है, सर्कल के अंदर का जितना अंदरूनी हिस्सा है अंदर वाला ये एरिया के अंदर शामिल है, तो ये चीज़ एरिया में लिखी जाती है। इतना ज़्यादा एरिया पैरामीटर खैर डेफिनेशंस में आता नहीं है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है एंगल पे। अब एंगल के ऊपर एक कंप्लीट सेपरेट चैप्टर भी आया है इसी यूनिट 2 के अंदर, तो एंगल हम डिटेल से सीखते हैं। वैसे अगर आपको एंगल के बारे में प्रॉपर्ली सीखना है लिखते हुए तो आप मेरी ये वीडियो देख लें। ये जो लिंक्स मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ उसमें बाकायदा मैं एंगल की जो वीडियोस है वो मैंने लिख के अपने हाथों से डाली हुई है यूट्यूब पे, ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छे से बारीकी से एंगल वाले जो चैप्टर्स है वो और अच्छे से समझ आ सकें, ठीक है। तो वो वीडियोस भी आप साथ देख लें ताकि ये भी और अच्छे से समझ आ जाए। तो एंगल के बारे में आपने लिखना है, एंगल इज़ फॉर्म व्हेन 2 लाइन्स और रेज मीट एट वन पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। बेसिकली होता क्या है, एक लाइन यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन यहाँ से आके सीधा इस लाइन के साथ टच कर रही है और टच करके कहाँ जा रही है, आगे को जा रही है। लेकिन जिस हिस्से से टच किया है उस हिस्से को हम नाम देंगे वर्टेक्स का, ठीक है। तो वो जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये पूरी चीज़ क्या होगी, एंगल होगी। तो बेसिकली एक लाइन ये और एक लाइन यूं करके ये दो अलग अलग लाइंस हैं, इनको आप रेज भी कह सकते हैं, और जिस जगह पे एक दूसरे के साथ मिलती हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। मेजर्ड इन डिग्री विद अ प्रोटेक्टर, कि हम प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करते हैं। अगर ये लाइन नहीं लिखनी बेशक ये हटा दें, इतनी ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी जो है ये पहली वाली लाइन है, तो इसलिए ये आप याद रख लीजिएगा एंगल्स के बारे में लिखने के लिए। अब एंगल्स की टाइप्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स शामिल हैं। सबसे पहली टाइप एंगल में आती है हमारे पास, वो है एक्यूट की।
एक्यूट एंगल बेसिकली 0 से स्टार्ट होते हैं और 90 से जाके ख़त्म होते हैं। इसकी एग्जांपल आप पिज़्ज़ा स्लाइस की दे सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा इस तरह से उसका जो स्लाइस लिया जाता है ये होते हैं एक्यूट एंगल, क्योंकि ये जो स्लाइस है ये 90 डिग्री के अंदर रह के ही होता है, यानी कि अगर 90 से ऊपर चला गया तो वो फिर एक्यूट एंगल नहीं होगा, वो फिर ऑप्टस एंगल में चला जाएगा, क्योंकि ऑप्टस एंगल 90 से बड़े वाले होते हैं। राइट एंगल कौन से होते हैं कि राइट एंगल कंप्लीट 90 वाले होते हैं, यानी कि ये ऐसे एंगल हैं जो सीधा सीधा 90 वाले होते हैं। जैसे कि कॉर्नर ऑफ द पेपर, जैसे कि मैं ये पूरा बनाती हूँ ना यूँ करके, ये कागज़ है पूरा, इसकी जो जितनी लंबाई है ना पूरी की पूरी ये 90 के बराबर होगी। तो इसकी वीडियो अगर आप एंगल की अच्छे से टाइप्स सीखना चाहते हैं कि एंगल की तमाम टाइप्स कैसी हैं, मैं यहाँ पे क्या सिखा रही हूँ, तो इसकी वीडियो के लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है, लाजमी देख लें। इसमें मैंने बाकायदा सारे एंगल्स ड्रॉ करके दिखाए हैं, तो वहाँ से आपको एंगल्स और अच्छे से समझ आ जाएंगे। फिर उसमें आगे आता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब ये है कि जो सीधा एंगल है ना, जो 180 बना रहा है, उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसमें आप एग्जांपल देने के लिए पूरी बुक का बता दें कि एक पूरी किताब ना, उसकी जो सीधी लाइन है ये फिर आता है 190 के एंगल में। आप कागज़ की भी एग्जांपल दे सकते हैं कि उसकी जो एक साइड है पूरी की पूरी वो 180 के बराबर होती है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है ना 180 से लेके 136 से 36 जितना होता है। फिर आगे आता है हमारे पास, फिर आता है फुल या कंप्लीट एंगल। ये बेसिकली पूरा का पूरा एंगल 160 के बराबर होता है। फिर आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। बस इतने ही एंगल्स हैं इसमें टाइप्स की। फिर आता है हमारे पास एंगल, डिग्री, रेंज एंड एग्जाम्पल। ये पोर्शन बेशक आप स्किप कर दें, ये आता नहीं है पेपर में, ऊपर वाला पोर्शन वाज इनफ। फिर आगे आता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है, जिसमें बाकायदा मैंने ट्रायंगल्स ड्रॉ करके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। ट्रायंगल में हमने बताना है कि ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो इस तरह से 3 साइडें होती हैं, ठीक है। और तीनों जो कॉर्नर्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल मीन्स थोड़े से टेढ़े होते हैं, और हर जगह 3 एंगल्स बनते हैं। कैसे किए देंगे ना, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। साइड्स की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल में हमें इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, इस तरह की 3 साइडें मिलती हैं। जो इक्विलैटरल साइड्स है उसमें क्या होता है कि सारी साइडें 60 के बराबर होती हैं, यानी कि इसकी जो साइडें हैं, ये जो साइड बनी हुई हैं, इसके जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे 60 के होंगे। मतलब इस बात का ये है कि ये एंगल भी 60 का होगा, ये भी 60 का और ये भी 60 का। आइसोसेलेस में क्या होता है कि सिर्फ 2 साइडें बराबर होती हैं, यानी कि इसमें ये 2 साइडें बराबर होंगी लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा। एक और बना देती हूँ, ये दोनों साइडें बराबर हैं लेकिन ये वाला एंगल काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लंबा है, ये वाली साइड काफ़ी लंबी है, लेकिन ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो इस तरह की ट्रायंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस। फिर आता है स्केलीन। स्केलियन साइड्स में क्या होते हैं कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी कि इसमें सारी साइडें डिफरेंट होती है। जैसे कि ये काफ़ी लंबा है, ये थोड़ा सा छोटा है और ये सबसे छोटा एंगल है। तो इस तरह से सारी साइडें इसकी डिफरेंट एंगल्स की होती हैं, डिफरेंट साइड्स की होती हैं। अब इसमें आ जाता है एंगल्स, और एंगल्स के अंदर हमारे पास आता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल और एप्टस एंगल। वही जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक्यूट एंगल में क्या होता है कि सारी साइडें जो है 90 से छोटी होती है। राइट एंगल में क्या होता है कि सारी साइडें 90 के बराबर होती हैं, मतलब कि सारे साइडें जो है 90 की होंगी। अगर हम एप्टस की बात करें तो ये 90 से बड़े वाले एंगल्स होते हैं। मोर ट्रायंगल टर्म्स। अब ट्रायंगल में और क्या क्या टर्म्स हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रायंगल में आपको मिलता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें और सारी शेप बराबर होती है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब ये है कि इसकी शेप सेम होती हैं लेकिन साइजेस डिफरेंट होते हैं, यानी कि इस तरह से भी होता है, छोटा भी होता है, बड़े साइज़ का होता है, लेकिन इनके अगर हम साइज़ देखें तो साइज़ इनका बड़ा है लेकिन शेप एक जैसी है। शेप का बदलने का मतलब ये है कि अगर छोटा वाला इस तरह से है तो बड़ा वाला यूं करके थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे साइड्स चेंज हो रही हैं। इसमें क्या हो रहा है कि साइड्स वैसी ही रहेंगी लेकिन साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर आता है सिमिलर ट्रायंगल। अब फिर आता है पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब ये है कि जैसे कि एक ट्रायंगल बनाया, एक साइड इसकी ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है। एरिया की बात करें तो एरिया में आता है, एरिया में ये देखा जाता है कि कितनी लंबाई का ये ट्रायंगल है, इसकी हाइट कितनी है और ये सब इसमें देखा जाता है। फिर आता है अल्टीट्यूड।
अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ कॉर्नर स्ट्रेट डाउन टू द ऑपोजिट साइड। ये यहाँ से ट्राइंगल स्टार्ट हो रहा है और दूसरे कोने तक जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरे कोने तक जा रहा है, ये सारा अल्टीट्यूड में आता है। फिर आता है मीडियम, अ लाइन फ्रॉम अ कॉर्नर टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। बेसिकली इस तरह से एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर इस तरह से जा रही है, फिर यूँ, फिर यूँ। तो इस तरह से ये बात मीडियन में बताई जा रही है, बल्कि ड्रॉ करके बता देते हैं। मीडियन में क्या होता है कि इस तरह से एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, यूं करके। अब यहाँ पे जो ये सेंटर है, यहाँ से अगर ऊपर से इसको स्टार्ट करके नीचे लेके आए, ये दरमियाना जो हिस्सा है ये मीडियन बनेगा। लेकिन इस तरह से मीडियन बनेगा कि ये अलग से एक पूरा का पूरा ट्राइंगल बना दे। तो ये होते हैं मीडियन। मीडियन की अलग से भी मैं वीडियो बना दूँगी। फिर आता है सेंट्रॉइड, वेयर ऑल मीडियंस मीट। सेंट्रॉइड में क्या होता है कि सारे मीडियंस इकट्ठे होकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। सेंट्रॉइड में इस तरह होता है कि इस तरह से डिफरेंट ट्रायंगल एक बना होता है, ठीक है। एक मीडियन यहाँ बना हुआ है, एक मीडियन इस तरह बन गया है, एक मीडियन इस तरह बन गया, यानी कि बहुत से ट्रायंगल्स बन गए मीडियन की शक्ल में। तो ये जितने भी सेंटर में आके टच हो रहे हैं ना सारे एक दूसरे से, जो सेंटर है इसको हम कहेंगे सेंट्रॉइड, जिसकी मदद से सारे जो मीडियंस हैं वो इकट्ठे एक जगह पे आ रहे हैं। दोबारा बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से ट्रायंगल होता है। एक यूं, एक यूं, एक यूं, इस तरह से बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इसी एक के अंदर ये मीडियंस हो गए। अभी जो सेंटर है इसको कहेंगे सेंट्रॉइड। तो यहाँ से हमने जान लिए डिफरेंट टर्म्स। पर आता है पाइथागोरस। ये बिल्कुल भी पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। पाइथागोरस में होता क्या है कि आपको इधर हाइपोटेनस सिखाया जाएगा। खैर अभिषेक इसको स्किप कर दें, ये नहीं आएगा पेपर में। अब हम आ जाते हैं क्वाड्रिलैटरल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है और बाकी इंपॉर्टेंट है। तो जो ज़रूरी होते हैं मैं वो पढ़ाती हूँ, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है मैं उनको स्किप कर देती हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। मैंने इवन इसकी वीडियो भी बहुत अच्छे से बनाई है, और आप मेरी लिंक देख लीजिएगा जो मैंने ऊपर लगाई है। इसमें बाकायदा मैंने ये तमाम शेप्स ड्रॉ करके दिखाई भी हैं कि ये सारी कैसे बनती हैं, इनमें क्या चीज़ें समझाएंगी, तो वहाँ से जाके सीख सकते हैं और आसानी से। तो क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, हमेशा 4 साइडें और 4 एंगल्स आपको लाजमी मिलेंगे। दैट ऑलवेज एड अप टू 36, यानी कि जितने भी ये एंगल्स होंगे वो 360 तक तो लाजमी जाएंगे। अब हम शेप्स की बात करें तो ये तमाम शेप्स जितनी भी यहाँ लिखी गई हैं ये सारी क्या हैं, क्वाड्रिलैटरल्स। समझ लें ये क्वाड्रिलैटरल्स की टाइप्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। अब जो स्क्वायर होता है इसमें हमेशा हमें 4 बराबर की साइडें मिलती हैं, और जो एंगल्स हैं वो भी बराबर 90 के होंगे, यानी कि साइडें एक जैसी हैं, कोई लंबाई में फ़र्क नहीं है, एक जैसी हैं साइडें। और इसी स्क्वायर की अगर हम एंगल्स की बात करें तो सारी एंगल्स कितने की हैं, 90 की बराबर। रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके भी ऑल 90 एंगल्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल। इसकी भी क्या होता है कि ये साइड और ये साइड ये दोनों बराबर है लंबाई में, ये साइड और ये साइड लंबाई में बराबर होगी, यानी कि एक दूसरे से जो ऑपोजिट हैं वही बराबर है, ठीक है। इसमें सारे कोने बराबर नहीं होंगे और इनमें भी एंगल्स जो है 90 तक बनेंगे। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें इसमें सारी साइडें जो हैं वो पैरेलल हैं और कुछ इक्वल भी होती है। जो मेरी दूसरी वीडियो का लिंक जो मैंने लगाया था ना उसको जाके देख लें, वहाँ पे प्रॉपर्ली ये सारा कुछ मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया। फिर आता है रोम्बस। रोम्बस में 4 साइडें होती हैं, ये डायमंड की शेप का होता है। ट्रेपेजियम जो है इसमें ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, यानी कि इसमें एक साइड जो है ना, यानी कि 2 साइडें बराबर होंगी, दूसरी साइड आपस में बराबर नहीं होंगी। ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम की सही शेप आप नेट से देख लें कैसी होती है। काइट तो आप सभी जानती हैं, ऐसी दिखती है काइट। फिर आता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, रेगुलर क्वाड्रिलैटरल। बस ये है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। पॉइंट नेम भी याद रख लिए, काफ़ी है। इसमें से ना ये जो 2 नेम्स हैं ये ज़रूरी है याद रखना कि पैरामीटर हमेशा 4 साइडों का ही आएगा, यानी कि पैरामीटर का ये फार्मूला है 4 साइड्स। यानी कि कोई भी आपको सवाल है पैरामीटर से रिलेटेड तो आपने 4 साइडों के फार्मूला के साथ ही उसको कैलकुलेट करना है। अगर आपको पैरामीटर और एरिया के फार्मूला की यहाँ से अगर समझ नहीं आ रही तो कैसे कैलकुलेट करना है, या मैं वीडियो लगा देती हूँ, वहाँ से देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि पैरामीटर का कोई सवाल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर एरिया का कोई सवाल आ जाए तो एरिया पे क्या लिखना होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी है ये फार्मूलाज हैं इनके।
अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर इसमें आ जाता है, वो है सर्कल्स का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स की वीडियो कल लेंगे, टॉप पे मौजूद है, देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें लिखना ये, अ सर्कल इज़ अ राउंड शेप वेयर एवरी बॉर्डर पॉइंट्स इज सेम। यू सेम बात जो मैं शुरू में बता दी कि सर्कल गोल होता है और सर्कल का जो कोना है, यानी कि जो पूरा सर्कल है, इसके जो कोने हैं, इस पर जो कुछ भी मौजूद होगा वो सेंटर से लंबाई में बराबर होगा, जैसे मैंने पहले बताया। अब सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, तो सर्कल के अंदर ये सारा कुछ हमें मिलेगा, ठीक है। पेपर में अक्सर सवाल जो आते हैं वो है रेडियस में से, डायामीटर में से, सरकमफ्रेंस में से, और सेगमेंट्स थोड़ा कम या एरिया। ये जिनको मैंने सर्कल यहाँ पे किया ना, निशान लगाया है, इनके ऊपर अक्सर मैंने सवालात एग्ज़ाम में आए हुए देखे हैं। तो इनके कौन से सवाल एग्ज़ाम में आए उसकी वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे दिख रहा है, जिनमें इस तरह के सवालात को लिखा गया है। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में जानते हैं कि सर्कल में क्या होता है कि मिडल पॉइंट सेम होता है, यानी कि ये सर्कल है, यहाँ साइडों पे जितने पॉइंट्स हैं वो दरमियान में लंबाई के मुताबिक बराबर ही होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ यहाँ पे नुक्ता है, ये सेंटर है, ठीक है, एक नुक्ता यहाँ पे है वो भी सेंटर के साथ टच, और एक नुक्ता यहाँ पे है वो भी सेंटर के साथ, ये भी यहाँ पे, ये भी लंबाई में 1 सेंटीमीटर है, ये भी लंबाई में 1 सेंटीमीटर है, ये भी लंबाई में 1 सेंटीमीटर, ये भी। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि जो भी चीज़ जो इसके कोने पे होगी सेंटर के मुताबिक लंबाई में बराबर ही होगी सारों के साथ। रेडियस की बात करें तो ये सेंटर का समझ लें आधा हिस्सा होता है। मैं आपको बताती हूँ, रेडियस ऐसा होता है, ये क्या है दरमियान में, सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ तक जाएं दूसरे पॉइंट तक, यानी कि सेंटर से अगर हम एक पॉइंट पे जाएं, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए। अब इस पॉइंट पे ए है, ये क्या है, सेंटर है सर्कल का, तो इस चीज़ को कहेंगे रेडियस, ठीक है। वैसे ही एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बी लगा देती हूँ यहाँ पे। अब ये सेंटर से बी तक जाएगा, ये क्या हो गया, दूसरा रेडियस हो गया, तो यहाँ पे 2 रेडियस हो गए। 2 रेडियस मिला के ये पूरी लाइन मिला के क्या बन जाएगा, डायामीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको डायामीटर और रेडियस दोनों सिखा दिए। तो डायामीटर क्या होता है कि इसमें 2 रेडियस शामिल होकर डायामीटर बनता है। सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो सरकमफ्रेंस का ये फार्मूला है, याद रख दीजिएगा। सरकमफ्रेंस बेसिकली आउटर साइड होती है सर्कल की, ठीक है, यानी कि सर्कल की जो आउटीरियर साइड है ना, उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। फिर आता है चॉर्ड। चॉर्ड बेसिकली वो कोना होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक सर्कल है यूँ करके, और इस तरह से एक पॉइंट ये है, इसका नाम ए रख लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, ये बी रख लेते हैं। तो ये जो आपको ना एक दिख रहा है ना पूरा का पूरा हिस्सा, ये चॉर्ड में आता है, जिसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। 2 पॉइंट्स का मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ए है, एक बी है, दोनों आपस में इसमें जुड़ जाते हैं। आर्क की बात करें तो आर्क क्या होता है कि इस तरह से ना कि कट सेक्शन है, सेक्टर जो है दोनों रेडियस के दरमियान है। आप मेरी वो सर्कल वाली वीडियो देख लें, वहाँ पे ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एरिया का ये फार्मूला है, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करी। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे जो मैंने शुरू में दिखाई थी सर्कल की, अभी थोड़ी देर पहले, वो लिंक्स देख लें, उसमें सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। पॉलीगॉन की भी मैंने बहुत अच्छी से एक वीडियो बनाई है, यहाँ उसका टॉप पे लिंक है, जिसमें ये तमाम चीज़ें मैंने डायग्राम्स में बना के दिखाई हुई हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सारा कुछ पॉलीगॉन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी साइडें पॉलीगॉन के अंदर ही लिखनी है। तो इनकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको लिंक शेयर किया था थोड़ी देर पहले, वो देख ले, जिसके अंदर ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। पॉलीगॉन में हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन आता है, फिर इरेगुलर आता है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है, कॉनकेव पॉलीगॉन है, और रेगुलर इन सारों की मैंने वीडियो पॉलीगॉन की वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है, जो मैंने दूसरी बनाई हुई है। ये डिफरेंट फार्मूलाज है पॉलीगॉन्स की जो याद रखने पड़ सकते हैं, यानी कि एक ऐसा आपको सवाल आ गया इंटीरियर एंगल के ऊपर, तो आपने फिर ये पूरा फार्मूला लिखना है। अगर सम एक्सटीरियर एंगल का आ गया तो आपने ये फार्मूला डालना है कि ये हमेशा 360 पे ही होता है। वैसे इसके सवाल बड़े कम आते हैं, यहाँ से ज़्यादातर आपको इनमें से कोई फार्मूला पेपर में नहीं आएगा, बहुत कम ही आएंगे, बहरहाल याद रख लीजिएगा अगर आ गया। फिर आता है पैरामीटर, एरिया, वॉल्यूम, चीट शीट। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर के बारे में थोड़ा जानना है कि पैरामीटर में 4 साइडें बराबर होती हैं। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो उसका ये फार्मूला है कि अगर रेक्टेंगल का कोई सवाल आ जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि लेंथ और विड्थ आपको सवाल में ऑलरेडी मिलेगी, यानी कि लेंथ 60 और विड्थ ऑलरेडी लिखी मिलेगी। तो आपने क्या करना है, वो आपसे पूछेंगे रेक्टेंगल नाप के बताएं, रेक्टेंगल की जो है लंबाई, तो आपको लेंथ और विड्थ ऑलरेडी सवाल में मिलेगी, तो वहाँ से नंबर लेके ना इस फार्मूले में डाल देने हैं। फिर आगे इसी तरह से
ट्रायंगल के भी ये फार्मूले हैं, सर्कल का ये फार्मूला है जो मैंने पहले भी बताया। फिर आता है एरिया। एरिया के ये सारे फार्मूलेज हैं कि एरिया में आपने स्क्वायर का बताना है कि स्क्वायर में ये फार्मूला लिखना है, रेक्टेंगल आ गया तो ये फार्मूला लिखना है, ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ट्रायंगल आ गया तो उसका ये फार्मूला बनता है, पैरेललोग्राम आ गया ये फार्मूला, सर्कल आ गया ये फार्मूला, ट्रापेजियम आ गया तो ये फार्मूला। अब वॉल्यूम के देख लेते हैं तो वॉल्यूम में आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, उनके फार्मूलाज यहाँ पे मौजूद है। फिर आता है सेट्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। अब हम सेट्स का चैप्टर जो है यूनिट 2 में पढ़ने लगे हैं। A set is a clear, well-defined group of items, number, letter, people. Each item is called an element. Written with capital letters and curly brackets. Basically सेट में क्या होता है कि कुछ खास लोगों को, कुछ खास ग्रुप के लोग या ग्रुप में कुछ नंबर्स या कुछ लफ्ज़, अल्फ़ाबेट्स, लफ्ज़ जिसको हम कहते हैं, इन सब को हम एक ग्रुप में लिखते हैं। मतलब इस बात का ये है कि यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रही हूँ, इस तरफ एक सर्कल मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 लिख रही हूँ, इसमें लिख रही हूँ 3 2 5। अब इस वाले नंबर में और इसमें क्या चीज़ कॉमन है कि इसमें और इस वाले सर्कल में 1 2 और सॉरी गलत हो गया, 2 3 और 2 3। जैसे कि यहाँ पे देखें ना, 2 3 और 2 3, इन दोनों सेट्स में 2 3 वाले लफ्ज़ सेम मौजूद है, लेकिन एक नंबर 1 एक ही दफ़ा आया है और नंबर 5 एक ही दफ़ा आया है। तो यहाँ पे मैं कहना यहाँ ये चाह रही हूँ कि कुछ ख़ास लफ्ज़, नंबर, इंसानों के नेम हम एक सेट में लिखते हैं। जैसे कि मैं इस तरह से बना देती हूँ एक बड़ा सा सर्कल, इसमें मैं आमना भी लिख देती हूँ, आयशा भी लिख देती हूँ, अली भी लिख देती हूँ, और जिन लोगों का नाम बाहर है जैसे कि मरियम, इमरान, इनके नेम बाहर हैं तो हमने इनको फिर सेट में नहीं डाला। जिनका नाम सेट के अंदर मौजूद है इसी चीज़ को हम सेट में कहेंगे, यानी कि जो स्पेसिफिक लोग, ये स्पेसिफिक नंबर, ख़ास नंबर जो एक ग्रुप बना के हम लिखते हैं, यही चीज़ होती है सेट। लेकिन लिखते किस तरह से हैं कि हम इस तरह से एक ब्रैकेट बना के ना उस चीज़ का नेम जैसे कि रेड, ब्लू, येलो इस तरह करके लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने अभी डब्बा बना के, गोल दायरा बना के बताया कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, वही हमारे सेट में आता है। तो उसको लिखते इस तरह से कि ब्रैकेट डाल के हम लिखते हैं। वेज टू राइट अ सेट, सेट को लिखते कैसे कि हम एक रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, लिस्ट एवरीथिंग, कि हम हर चीज़ को लिस्ट की शक्ल में लिखते हैं, फिर उसके अलावा ब्रैकेट इस तरह की डाल के फिर क्लोज करते हैं। फिर आता है सेट बिल्डर फॉर्म, डिस्क्राइब द रूल्स, बी इज इक्वल टू, ये विषय हटा दें लाइन। फिर आ गया था वेन डायग्राम, कि इसमें वेन डायग्राम का बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है ये पोर्शन, कि इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको वेन डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं वेन डायग्राम ऐसी दिखती है, थोड़ी जगह कम है, यहाँ पे बना देते हैं। वेन डायग्राम ऐसी होती है, यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 3 2 4, ठीक है। इसी वेन डायग्राम के अंदर मैंने देखिए 2 3 4 लिखा है और एक इसके बिल्कुल कोने में लिखा है 5। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन से लफ्ज़ सेट के अंदर है इस वेन डायग्राम में। ये वेन डायग्राम मैंने बनाई है, बताएं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें सेट में मौजूद है। आप बताएंगे मैम 2, उसके अलावा दूसरा 2, उसके अलावा 3, उसके अलावा 4, ये चीज़ें सेट के अंदर है। लेकिन मैं कहूँगी कि आपने 5 को क्यों नहीं गिना। आप कहेंगे मैम ये 5 को हमने इसलिए नहीं गिना क्योंकि जो 5 है ये सेट से बाहर बना हुआ है, यानी कि वेन डायग्राम से बाहर बना हुआ है, तो हम इसको नहीं इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जो मैंने अभी वेन डायग्राम ड्रॉ की, इसी के अंदर ही सेट बाकायदा बनाया जाता है। अब हम आता है टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स है। पहली है फाइनाइट टाइप। इसमें क्या होता है कि हम कोई ना कोई नंबर डालते हैं जिसको काउंट किया जा सके, और ये कहीं ना कहीं एंड तो हो ही जाते हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर हम उस वेन डायग्राम में डालते हैं। फिर आता है इनफाइनाइट, नेवर एंड्स। इसमें क्या होता है कि हर तरह के नेचुरल नंबर्स, हम हर तरह के नंबर्स इसमें डाल दें। फिर आता है इक्वल सेट्स, सेम एलिमेंट्स एनी ऑर्डर, कि इसमें बराबर की चीज़ें हम दोनों वेन डायग्राम में डाल देते हैं। जैसे कि इसमें हम डॉग्स के बारे में बता देंगे इसमें इस तरह से। फिर आता है सब सेट्स, एवरी आइटम इन ए इज़ ऑल्सो इन बी। इसका मतलब ये है, एक वेन डायग्राम ये है, एक वेन डायग्राम ये है। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी ए सी, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखते हैं ए बी सी ए, मतलब सेम ही अल्फ़ाबेट्स दोनों में है, और इस वाले वेन डायग्राम का नाम ए है, इसका नाम है बी, तो ये चीज़ यहाँ पे है। फिर आता है यूनिवर्सल सेट्स, ऑल आइटम्स बीइंग कंसिडर्ड, यानी कि इसमें हर तरह के जो दुनिया भर का सामान है, जैसे कि एक वेन डायग्राम में हम लिख देते हैं शूज़, कपड़े, क्लॉथ्स, तो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें डली जा सकती है। फिर आता है नल एम्प्टी सेट्स,
कि इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं डाला जा सकता इन वेन डायग्राम्स में। मैं अभी जनरल बातें बता रही हूँ, इनके अब हम क्वेश्चंस जब देखेंगे ना तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से इसकी चीज़ें समझ आएंगी। अभी बस हम जनरल चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है सेट ऑपरेशन। इसमें आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कम्प्लीमेंट इस तरह करके ये सेट्स लिखे जाते हैं कि एक ए के साथ ना देखें, ए बी जब हम लिखते हैं ना दरमियान में अगर इस तरह का उल्टा यू बना हुआ आ जाए, यू तो सीधा ये मैं उल्टा बोल रही हूँ, ये इस तरह से यू बना आ जाए, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यूनियन। लेकिन अगर यही ए बी के दरमियान ये यू उल्टा हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यूनियन का मतलब ये होता है कि हम ए में जो सामान मौजूद है और बी में जो सामान मौजूद है हम इन दोनों को क्या करें, ऐड कर रहे हैं, ऐड। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक वेन डायग्राम ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 5, सही है। ये दूसरी वेन डायग्राम में इसमें लिखा आ रहा है 2 1 और इस तरह से 2, सही है। अब हम जब सेट लिखेंगे तो हम इन दोनों वेन डायग्राम से जब सेट लिखने की कोशिश करेंगे, सेट का नाम ए कर लेते हैं, इसका बी, पहली वाली वेन डायग्राम का ए, दूसरी का बी। तो जब हम सेट बनाएंगे तो उसका कैसा बनाएंगे कि एक 1 यहाँ से लिखेंगे, इसमें 2 भी मौजूद है, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 दफ़ा है तो हम बेशक 1 दफ़ा लिख देंगे। फिर दूसरे वाले सेट में 3 है, फिर 4 भी है और 5 भी है। ये सारा जो मैंने अभी बनाया, ये मैंने बनाया है यूनियन। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये बना हुआ आया था इस तरह से, सही है। अब मैं आपके सामने इंटरसेक्शन बनाऊंगी। इंटरसेक्शन में क्या होगा आपको दिखाती हूँ। ये मैं अभी वो बना रही हूँ, वेन डायग्राम्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 2 3 इसमें लिख दिया, 3 4 5 इसमें लिख दिया। अब आप बताएं इन दोनों वेन डायग्राम्स में कौन सा नंबर एक जैसे हैं। यहाँ पे 3 और 3 दोनों में मौजूद है। तो अब हम अपने सेट में सिर्फ 3 का ही जिक्र करेंगे। इस चीज़ को कहते हैं इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ए के साथ उल्टा वाला यू लगा हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रही है। तो जो चीज़ ए की आएगी ना दोनों वाले वेन डायग्राम्स के अंदर, तो हम सेट में इस तरह से लिख देंगे उसको, ठीक है। फिर आता है डिफरेंसेस। जब ए के साथ माइनस करके बी आ जाए तो इसमें आएगा ए बट नॉट बी। इसका मतलब यह है कि जो ए में मौजूद है वो बी में नहीं है, वो चीज़ आपने लिखनी है। इस तरह से मैं बताती हूँ। ये ए है वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम बी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 और 4, इसमें लिखा हुआ है 3 4 और 5। अब आप बताएं बी में कौन से नंबर्स मिसिंग है। बी में ऑफ कोर्स 1 मिसिंग है और 2 मिसिंग है। तो जो चीज़ बी में मिसिंग है तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यानी कि 2 चीज़ बी में मिसिंग है वो नहीं लिखेंगे, जो ए में मौजूद है सिर्फ वही लिखेंगे। तो इस तरह की बात यहाँ लिखी है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। इसमें ए के साथ ऊपर इस तरह से एक छोटा सा कॉमा बनाएगा। आप इसको इस तरह करके नहीं लिखना, बल्कि इस तरह करके लाइन मारनी है ए के ऊपर यूँ करके। इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या होता है, इन यूनियन बट नॉट इन ए। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट इस तरह से देखते हैं, ठीक है। ये बड़ा सा यूनियन है, यानी कि इसमें सब कुछ है, दरमियान में इतना सा जो हिस्सा है वो ए है। यानी कि यहाँ ए में आपको 2-3 नुक्ते दिख रहे हैं, बाकी नुक्ते ये बाहर लगे हुए हैं। जो चीज़ ए में होगी वो हम शामिल नहीं करेंगे, ए के अलावा बाकी जो कुछ भी उसके बाहर होगा वही हम कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ए में लिखा हुआ आ रहा है 2 और 4, बाकी 1 3 6 5 बाहर वाली तरफ है। तो जो चीज़ बाहर होगी ए वाले डब्बे में नहीं है, वही चीज़ हम लिखेंगे इसके अंदर। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। फिर आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ ए में है, जो चीज़ बी में है, एक दूसरे के साथ हम इनकी जोड़ी बना देते हैं। जैसे कि अगर ए में लिखा हुआ है 1 2, बी में लिखा है XY, तो हम x को 1 के साथ भी लिखेंगे और फिर इसी x को 2 के साथ भी लिखेंगे। फिर ये जो y है 1 के साथ भी लिखेंगे, यही y 2 के साथ भी लिखेंगे। फिर ये इस तरह हो जाएगा 1x 1y 2x 2y। यानी कि होगा क्या कि एक चीज़ में जो होगा वो दूसरे के साथ ऐड हो जाएगी। अब आता है नंबर ऑफ़ पेयर्स। इसमें क्या होता है, जो आइटम है ए के अंदर और जो आइटम बी में मौजूद है, यानी कि जो इस वेन डायग्राम में मौजूद है ए वाले और जो दूसरे वेन डायग्राम बी में मौजूद है, वो हम पेयर करते हैं इसमें ए मल्टीप्लाई बाय बी। यानी कि जो ऊपर वाली बात लिखी है वही बेसिकली दोबारा यहाँ पे दोहराई जा रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है फंक्शंस, रूल्स दैट कनेक्ट नंबर्स।
बेसिकली यहाँ पे कुछ रूल्स का बताना है कि किस तरह से हम नंबर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। अ फंक्शन कनेक्ट्स ईच इनपुट टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही ये पेपर में आएगा, इसको जस्ट जनरल देख लेते हैं। इसमें लिखा है 1 to 1 एंड ये नहीं आएगा ये सारा। फिर आता है लीनियर वर्सेस द कोऑर्डिनेट फंक्शंस। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस तो आते हैं पेपर में, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आपको जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, खैर ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसके फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। तो आपने बस कुछ फार्मूलाज याद रख लेने हैं कि अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो उसमें ये फार्मूला आएगा, क्यूबिक आ गया तो ये फार्मूला आएगा, ठीक है। वैसे ये वाला पूरा टॉपिक जो फंक्शंस वाला हम पढ़े हैं ये इतना ज़रूरी नहीं है, पेपर में नहीं आता। फिर आता है वेयर फंक्शंस शो अप इन द रियल लाइफ, कि फंक्शंस का इस्तेमाल हम पैसों की कैलकुलेशन, ट्रैवलिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ, बिजनेस, इन तमाम चीज़ों में यूज़ करते हैं। ये वैसे नहीं आने वाला इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता हम उस पर टाइम नहीं ज़ाया करते। फिर आता है एक्सपोनेंट्स, पावर्स, ये भी नहीं आने वाले पेपर में। इसमें क्या होता है, पावर्स को डिफ़ाइन किया जाएगा, खैर कर लेते हैं, अगर आ गया तो आपको आना चाहिए। पावर्स में क्या होता है ना, किस तरह से 2 के साथ ना हम एक पावर लगा देते हैं। जैसे कि मैं 2 के साथ लिख देती हूँ यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 2 को अगर इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो उसको जो जवाब होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि मैंने 3 के साथ 4 दफ़ा 4 वाली पावर लगाई है, तो 3 के साथ फिर क्या हुआ, 4 दफ़ा हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 81। इस चीज़ को कहते हैं एक्सपोनेंट्स, इसको आप पावर्स भी कह सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के एक्सपोनेंट्स दिखाए जाने, एक है प्रोडक्ट वाला, एक है कॉन्टेंट, फिर आता है पावर ऑफ अ पावर, पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ कॉन्टेंट एंड जीरो एक्सपोनेंट, और डिफरेंट तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना रूल्स, ये बेसिकली फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का ये फार्मूला होता है, और कंटेंट का फार्मूला ये है, पावर ऑफ पावर का फार्मूला ये है। पावर ऑफ फार्मूला का ये मतलब है कि 2 के ऊपर भी पावर, फिर उसके बाहर भी एक और पावर, दूसरा से ये होता है इसमें। वैसे ही और भी ये सारे फार्मूलाज है, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर पावर्स के ऊपर कोई आ गया ना सवालात तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके हम एग्जांपल्स देख लेंगे बाद में, फ़िलहाल हमें जनरल पढ़ लेते हैं। फिर आता है फैक्टरिंग एंड सिंपलाइजेशन। फैक्टर्स में क्या होता है, ये आ सकता है पेपर में। इसमें क्या होता है ना कि आपको कोई भी लफ्ज़ दिया जाता है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है मुश्किल लफ्ज़ को आसान करके बताना है। कि अगर 12 कैसे आपने 12 का जवाब निकाला, तो आप बताएंगे 12 जवाब निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या जवाब आएगा, 12, ठीक है। वैसे ही अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी गई है, -9, x के साथ ऊपर क्या आई हुई है, पावर आई हुई है 2 की। अगर 2 की पावर आई है तो x को कितनी दफ़ा हम लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे। अगर ये पावर 3 लिखी गई होती तो x को कितनी दफ़ा हम लिखते, 3 दफ़ा लिखते। तो मैं अगर इसको खोल के लिखूंगी, यानी कि सिंप्लीफाई करूंगी, आसान करूंगी, तोड़ के लिखूंगी, तो कैसा हो जाएगा, x 2 दफ़ा हो गया। 9 को अगर आधे में डिवाइड करें तो कितना हो जाता है, 9 3 4 5 6, तो ये इस तरह हो जाएगा 6। हम यहाँ पे 3 इधर लगा देंगे, 3 इधर लगाएंगे, ठीक है। एक प्लस यहाँ कर देंगे, एक माइनस इस तरह कर देंगे। फिर जब हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे ना, अपने आप ये 2 खुल के ना वापस से x2 और 9 में आ जाएगा। यानी कि ये जो चीज़ें ना तोड़ के लिखेंगे तो ये ऐसी हो कि अगर हम इनको आपस में दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस से इस तरह हो जाएगा। सिंप्लीफाइंग की बात करें ना, ये जो चीज़ मैंने अभी जो पढ़ी है ना, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजिंग। अगर आपको सवाल आ गया, यानी कि कोई चीज़ इस तरह से लिखी आएगी कि 12 को फैक्टराइज कर दें, 12 को क्या कर दें, फैक्टराइज कर दें, तो उन्हें 12 को इस तरह से तोड़ के लिख देना है। अब आ जाती है बात सिंप्लीफाइंग की। कंबाइनिंग लाइक टर्म्स टू मेक एन एक्सप्रेशन शॉर्टर। इसमें क्या होता है कि कोई बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर है, उसको हम एक दूसरे के साथ जोड़ के छोटा बना देते हैं। कैसे कि 3 को हम 5 के साथ प्लस कर देंगे तो क्या रह जाएगा, 5 के साथ अगर 3 प्लस करें तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, सही है। और 4 को 2 के साथ माइनस करेंगे, क्योंकि -2 के साथ तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इसलिए 2 को उसी तरह रहने दिया, 5 से 3 को प्लस किया, 8 हो गया। तो इस तरह से ये सारे
इनके जवाब यहाँ पे इस तरह से लिख दिए गए, यानी कि लंबे आंसर को हमने छोटा सा कर दिया, इसको कहेंगे सिंप्लीफाइंग। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड रेट का। इसके ऊपर मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं जो पेपर में आया है, तो मैं उसकी वीडियो का लिंक यहाँ लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, कैसे किया, वो मेथड आप लोग सीख लें। क्या पता आपको रेशियो, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, इस तरह के सवालात आपको मैथ्स की तरह के आ जाए कि आपको थ्योरी ना लिखनी पड़े, कैलकुलेशन करनी पड़े, तो आप लोग वहाँ से कैलकुलेशन सीख लें उस वीडियो के थ्रू जो मैंने अभी दिखाई है आपको, कि देख लें। रेशियो का मतलब है दो एक जैसी चीज़ों को बराबर करना। मतलब इस बात का ये है कि अगर एक डब्बे में सेब रखे हुए हैं तकरीबन 5 और माल्टे कितने रखे हैं 3, तो हम इस तरह लिख देंगे 5, ये रेशियो का साइन डाल दिया, और फिर 3। ये जो हम इस तरह के दो नुक्ते बनाते हैं ना, इसको कहते हैं रेशो। यानी कि दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करके लिख रहे हैं कि अगर एक क्लास में 5 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, तो वो भी इस तरह लिखी जाएंगी 5 और इस तरह से 6, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें, 2 इक्वल रेशोज़, इसमें क्या होता है ना कि दो बराबर की रेशोज़ इकट्ठी जो है लिखी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर आता है रेट, कंपेयर डिफरेंट यूनिट्स। रेट में क्या होता है कि हम दो तरह के डिफरेंट यूनिट्स को एक दूसरे के साथ मेजर करते हैं। यूनिट्स का मतलब ये कि ये जो नंबर है ये किलोमीटर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 आवर, जैसे कि 150 किलोमीटर 3 घंटे के अंदर कवर हो जाता है। यानी कि अगर 3 घंटे हमने गाड़ी चलाई तो हमने तकरीबन 150 किलोमीटर जो है ट्रैवल कर लिया है। तो इस चीज़ को फिर हम रेट कहते हैं, जिसमें हम दो तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में लिखते हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर्स घंटे के अंदर कवर किया गया, इस तरह से लिख दिया। फिर आगे आता है, अब यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं हम रेट को, कि हम 50 को डिवाइड कर रहे हैं, 150 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो हमारा जवाब आ जाता है 50, ठीक है। तो हम अगर हमें रेट का कोई फार्मूला यूज़ करना, तो ये रेट का फार्मूला है कि हम क्या करते हैं, किलोमीटर को डिवाइड करते हैं किसके साथ, आवर्स के साथ, टाइम के साथ। तो अगर हमने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया है 1 घंटे में, तो घंटे को नीचे लिखेंगे, जितना ट्रैवल किया उसको ऊपर लिखेंगे, तो जो जवाब आया उसको इस तरफ। फिर आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं आएगा, ये हटा देते हैं हम। फिर आता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये भी नहीं आएगा, इसका अभिषेक छोड़ दें, ये नहीं आने लगा पेपर में। जो ज़रूरी चीज़ें हैं रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो मैं करा चुकी हूँ। फिर आता है मनी मैथ्स। मनी मैथ्स का मतलब ये है कि इसमें आपको परसेंटेज, मार्कअप्स, डिस्काउंट्स, इंटरेस्ट, ये चीज़ें आनी चाहिए। और परसेंटेज की तो वीडियो मैंने सिखाई भी हुई है कि परसेंटेज निकालना कैसे होता है, तो एक वीडियो यहाँ पे जो दिखाई जा रही है ना, इस पर बाकायदा परसेंटेज का एक सवाल मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो परसेंटेज में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ है उसको हमने 100 के साथ डिवाइड कर देनी है। मार्कअप, अमाउंट एडेड टू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस मार्कअप, ये वैसे नहीं याद, इसको बेशक छोड़ दें। डिस्काउंट की अगर हम बात करें, तो जो डिस्काउंट है हमने सिंपली क्या करना है, जो एक्चुअल प्राइस है ना उसके साथ डिस्काउंट वाली प्राइस माइनस कर देनी है। जैसे कि अगर 100 रुपये की चीज़ है और वो जो दुकानदार है वो कह रहा है कि हम 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं उस 100 रुपये की चीज़ में से, तो 100 में से अगर आप 20 निकालें, पीछे क्या रह जाएगा, 80 आई थिंक रह जाएगा। तो ये जो 80 है ये आपका डिस्काउंट है, यानी कि 20 निकल गया तो फिर 80, तो इस तरह से डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट निकालने का भी मैंने एक क्वेश्चन एक बनाया था, वो भी मैं आपको लिंक लगा देती हूँ, अगर मिल गया तो मैं यहाँ लगा दूँगी लिंक। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आप सामान दे, मतलब जो पैसे आपने किसी को दिए हैं वो डबल होकर आपको वापस मिले। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये दिए हैं तो आपको उसमें 500 एक्स्ट्रा मिल जाए, यानी कि 1500 मिल जाए। दिए आपने सिर्फ 1000 थे, लेकिन आप सूद ले रहे हो उससे 5%, तो फिर उस तरह से अमाउंट बनती है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकाली जाएगी, उसका ये मेथड बता दिया कि हम उस परसेंटेज की अमाउंट, यानी कि जितना परसेंटेज सूद है उतना बस लगा देंगे उस अमाउंट पे। कन्वर्टिंग बिटवीन फ्रैक्शन, डेसिमल्स एंड परसेंटेज, यहाँ से हमने फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज का ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। फिर आगे आता है हमारे पास प्रॉफिट लॉस के बारे में, तो प्रॉफिट लॉस के फार्मूलाज लिखे हैं आगे। फिर आता है बेसिक ज्योमेट्री, रिसेप्ट्स, और बेसिक ज्योमेट्री जो हमने ऊपर पढ़ी थी दोबारा यहाँ पे दोहरा दी गई है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास आ जाता है, ये भी नहीं आने वाला पेपर में, इसको भी छोड़ दें। फिर आता है बेसिक स्टैटिक्स।
बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आता है हमारे पास क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये आएगा पेपर में, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के बारे में थोड़ा सा फ़र्क बताना है, डाटा क्या होता है। इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है, ये लाजमी देख लें। इसमें आपको डाटा के बारे में सारा सिखाया जाएगा और ये भी सिखाया जाएगा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या है। इनकी भी मैंने वीडियो बनाई है, ये टॉप पे लिंक मौजूद है, देख लीजिएगा। फिर आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आता है मीन, मीडियन, मोड। ग्राफ की टाइप्स अगर देखें तो ग्राफ की वीडियो भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी से बनाई है, ये लिंक इसका मौजूद है, ग्राफ्स की वीडियो देख लें, जिसमें मैंने ये सीखा है कि बार ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, लाइन के ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, पाई वाले ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, हिस्टोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी। इफ़ वन पर्सन चूज M ऑप्शन एंड अनदर चूजेज N, टुगेदर दे आर M। अच्छा, एक बंदा M चुनता है, दूसरा बंदा N चुनता है, तो हम इसको बराबर कैसे लिखेंगे? M मल्टीप्लाई बाय N के कॉम्बिनेशन के साथ लिखेंगे। ये आता है प्रोबेबिलिटी में। जैसे कि एक बंदा 3 शर्ट्स चुनता है, दूसरा 2 पैंट्स चुनता है, तो इकट्ठे ये क्या बन जाएंगे? आउटफिट्स बन जाएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का ये एक फार्मूला है, P इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी के लक्ष्य मैं वीडियो बनाऊंगी, वो वहाँ से सीख लीजिएगा। यहाँ पे आता है की टर्म्स। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं, फिर उसका सैंपल बनाते हैं। अच्छा, ये छोड़ दें, यहाँ से समझ नहीं आएगा, फिलहाल इसको जनरल रीडिंग देखते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वेदर जानने के लिए कि कल बारिश होगी कि नहीं, कौन सी दवाई बच्चे के लिए सही है कि नहीं, इंश्योरेंस के अलावा क्वालिटी, गेम्स, बिजनेसेस, इन सब में हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं ताकि सही चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकें। अभी कुछ फार्मूलाज हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो आप सबको याद रखने पड़ेंगे। इसमें से जो ज़्यादा ज़रूरी फार्मूलाज हैं वो सबसे पहले आता है ट्रायंगल और एरिया के, ये अक्सर सवाल आए हैं। उसके अलावा सरकमफ्रेंस वाले अक्सर सवाल पेपर में आते हैं, सर्कल एरियाज़ के अक्सर आए हैं सवाल। उसके अलावा मैंने पॉलीगॉन्स के सवाल पेपर में देखे थे, उसके साथ साइड्स के आए हुए थे सवालात, सिलेंडर एंड वॉल्यूम के आए हुए हैं, दैट सिंपल इंटरेस्ट एंड यहाँ से प्रोबेबिलिटी एंड मीन्स के आए हुए थे सवालात। तो इस तरह की डिफरेंट जो फार्मूलाज है जो ज़्यादा ज़रूरी हैं पेपर में, वो मैंने यहाँ पे इकट्ठे लिख दिए। इतना ही था इस वीडियो में। शॉर्ट वीडियोस अलग से मैं बना रही हूँ, शॉर्ट वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर लगा दूँगी, ऊपर से देख लीजिएगा।